अपनी रिटायरमेंट को पूरी तरह से एंजॉय किया है, अपने काम में पूरी तरह से लगन के साथ जुटकर। और आज मैं देवभूमि पिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स का कार्य करती हूँ। अब तो मैं जस्ट आफ्टर, सबको आश्चर्य हो गया कि मैं जस्ट आफ्टर 12th जो है निर्मला कॉन्वेंट में मुझे जॉब मिल गया था। वो केवल इस वजह से कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और यदि इंसान के अंदर ईमानदारी है, लगन है, तो हर जगह मैंने अपने स्टूडेंट से भी बहुत ज़्यादा सीखा। और मिशनरी से मैंने जो सीखा वो डेडिकेशन, जो सिस्टर्स में डेडिकेशन होता है वो हर किसी इंसान में नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतने अधिक सहयोगी, और अब बच्चे, बेटा, बहू, सभी लोग मुझे बहुत अधिक प्रोत्साहित करते हैं। हर एंट्री मांगी गई है तो मैंने भी अपनी एंट्री भेजी और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से मेरी कई पेंटिंग्स जो हैं विदेश गई, इथोपिया गई, जर्मन गई, ऑस्ट्रेलिया गई। बच्चों में मैं स्कूल में भी बच्चों को ये समझाती थी कि देखो बेटा, ये आपकी अनमोल धरोहर है जो आपके अंदर हॉबी है। तो आप कभी भी किसी को एक्सक्यूज मत लेना कि हमारे पास समय की कमी है तो अब हमने ये हॉबी। हमारे बुआ जी का फोन आया, उन्होंने कहा बेटा तुम अचार बहुत अच्छा बनाती हो, जब भी मिलो तुम मेरे लिए अचार जरूर लाना। बस उस दिन एक मन में भाव जागृत हुआ कि चलो अचार का ही काम शुरू किया जाए। नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला, और आज हमारी पहाड़ की मजबूत महिलाओं में जो हमारी सीरीज है उसी में आज हमारे साथ फिर एक बार मैम जुड़ चुकी हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम उन्हीं से पूछते हैं उनके बारे में। तो मैम नमस्कार। नमस्कार। समाचार सच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो मैम थोड़ा सा आप अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई और आपकी पृष्ठभूमि कहाँ की है जी, तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरी पृष्ठभूमि मूल रूप से पिथौरागढ़ है। मेरे हस्बैंड जो है वो एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और वो पिथौरागढ़ से हैं, लेकिन हम शुरू से ही यहाँ हल्द्वानी में रहे हैं। और मेरी शिक्षा 12th तक GGIC में हुई है। मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मैंने 30 इयर्स निर्मला कॉन्वेंट में पढ़ाया है। इसके बाद वहाँ से रिटायर होने के बाद मैंने अपनी रिटायरमेंट को पूरी तरह से एंजॉय किया है, अपने काम में पूरी तरह से लगन के साथ जुटकर। और आज मैं देवभूमि पिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स का कार्य करती हूँ। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम आपका जो पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब पहले ही करते थे या शादी के बाद से स्टार्ट करा? एक्चुअली जॉब तो मैं जस्ट आफ्टर, सबको आश्चर्य हो गया कि मैं जस्ट आफ्टर 12th जो है निर्मला कॉन्वेंट में मुझे जॉब मिल गया था। वो केवल इस वजह से कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और मैं ड्राइंग और संस्कृत में मास्टर थी। और मुझे स्वतः ही बुलाया गया निर्मला कॉन्वेंट से, और सबसे पहले मुझे वहाँ पार्ट टाइम जॉब मिला। इसके बाद पढ़ाते हुए मैंने BA, MA, MA, BA और उसके बाद डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। ये सब मेरा पारिवारिक सहयोग रहा, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, और प्रभु की असीम अनुकंपा रही मेरे ऊपर। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम वहाँ पर आपने बताया कि आपने 30 ईयर वहाँ पर काम करा है। तो वहाँ पर कैसा अनुभव रहा? जैसा कि कहते हैं कि वो एक क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल है जी। तो लेकिन देखिए, यदि इंसान के अंदर ईमानदारी है, लगन है, तो हर जगह मैंने अपने स्टूडेंट से भी बहुत ज़्यादा सीखा। और मिशनरी से मैंने जो सीखा वो डेडिकेशन, जो सिस्टर्स में डेडिकेशन होता है वो हर किसी इंसान में नहीं होता है। और हमें समाज के, हमारे चारों तरफ जो समाज है, हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो वो मेरी ऐसी कर्मभूमि रही है निर्मला कॉन्वेंट, जहाँ से मैंने बहुत अधिक सीखा है, और बहुत मतलब सुखमय रही है मेरी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है निर्मला कॉन्वेंट का मेरे अंदर। तो ये जॉब के दौरान फिर आपके शादी भी हुई होगी, हस्बैंड का कैसा सहयोग रहा, फिर बच्चे? जी, देखिए, जॉब करने के साथ साथ जब मेरी शादी हुई उस समय मैं PhD करती थी। हाँ जी। और मैं बरेली जाती थी यहाँ से। तो आप मतलब लगन इतनी अधिक थी कि मैं जॉब करती थी, उसके बाद ड्राइंग की क्लासेस लेती थी, ड्राइंग की क्लासेस के बाद रात में बैठ के मैं अपनी थीसिस लिखा करती थी।
और मेरे परिवार का बहुत अधिक अधिक सहयोग रहा। स्पेशली मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतने अधिक सहयोगी हैं, और अब बच्चे, बेटा बहू सभी लोग मुझे बहुत अधिक प्रोत्साहित करते हैं, हर तरह से सहयोग देते हैं। और यही कारण है कि मैं निरंतर आगे बढ़ती जा रही हूँ, और हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अधिक कामयाब हो रहा है, लोगों को, जनता को बहुत अधिक पसंद आ रहा है। तो मैम एक जिक्र आप और कर रही थी, आपको पेंटिंग्स का बहुत शौक है, तो ये भी आपने सीखी हुई थी या गॉड गिफ्ट है? हाँ, देखिए ये थोड़ा पेंटिंग जो है हमारे यहाँ जेनेटिक रही है। मेरे पापा मेरी मम्मी दोनों की पेंटिंग बहुत अच्छी थी, और मेरी मदर जो थी GGIC में ड्राइंग की टीचर थी, तो एक जेनेटिक गुण जो है मेरे अंदर आया। और 9th में जब मेरे को ड्राइंग लेनी थी तो ऑप्शनल था, या ड्राइंग लो या संस्कृत लो, लेकिन प्रिंसिपल ने मेरे मार्क्स को देखते हुए मेरे को दोनों सब्जेक्ट दे दिए थे। तो मैं केवल एक ही पीरियड अटेंड करती थी संस्कृत का, और ड्राइंग में स्वयं करती थी प्रैक्टिस। और 12th में जो है मतलब ड्राइंग में मेरे 98 मार्क्स आए, और संस्कृत में पूरे मार्क्स आए। अरे वाह। मतलब जैसे लोग डरते हैं कि संस्कृत एक बड़ा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन आपका इतना इंटरेस्ट है कि आप 100 में से 100 नंबर ही लाते थे। तो मैम ये जो आप ड्राइंग करते हैं, तो ये आपका जो शौक रहा, ये आगे बढ़ चल के जो आपका शौक बन गया एक, तो इसको आपने अपने शौक को कहाँ तक आगे बढ़ाया है? जी, देखिए यदि लगन है तो इंसान हर मुकाम हासिल कर सकता है। तो यही कारण हुआ कि एक बार मतलब ऐसी पेपर्स में मेरे बेटे ने देखा कि इंडिया से जो है आर्टिस्ट की एंट्री मांगी गई है, तो मैंने भी अपनी एंट्री भेजी, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से मेरी कई पेंटिंग्स जो हैं विदेश गई, इथोपिया गई, जर्मन गई, ऑस्ट्रेलिया गई, और बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुंची। मतलब मैं अपने को इस लायक नहीं समझती थी जितना अधिक ईश्वर ने मुझे दिया। और बस एक ये है कि लगन रही, मैंने इधर उधर की बातों में ध्यान न देते हुए केवल अपनी मंजिल को देखा, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। तो मैम एक चीज़ हम लोग पेंटिंग में कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि पेंटिंग हर चीज़ को एक मतलब जो अपना भाव होता है वो हम पेंटिंग में उतारते हैं। तो आपका भी पेंटिंग का ज़्यादातर क्या रहता था कि जैसे अपने भाव को अपने उसमें डालना? देखिए एक बार मैंने एक पेंटिंग बनाई थी कि मीराबाई जो हैं वो जहर के प्याले में कृष्ण भगवान की छवि देख रही हैं, और उस पेंटिंग में मैं इतनी लीन हो जाती थी कि जब भी मैं बहुत अधिक थकी होती थी या कुछ होती थी तो वहाँ जाके उसको देखती थी, और वास्तव में ऐसा लगता था कि सब कुछ भूल चुकी हूँ। और मतलब उस गहराई तक, जैसे मीरा को हमें उसमें कृष्ण भगवान दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी आंखों की, उनके भावाभिव्यक्ति जो है वो ऐसी लग रही कि गहरी मीराबाई जो है उसमें डूबी हुई है। तो वास्तव में इतने आनंद की प्राप्ति होती थी। और ऐसी जब मैंने BEd किया तो एक पेंटिंग बना के मैंने अपनी मैम को गिफ्ट की, तो उनको बहुत अधिक पसंद आई। उसके बाद यहाँ पे SDM सर आए, दीपक रावत सर, तो मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया, वो आज भी उनके पास है, और वो मुझे बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह मानते हैं। ये मतलब कुछ, देखिए हर इंसान में कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन होता क्या है कि बच्चे, पेरेंट्स उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, ना तो बच्चों के पास समय की कमी होती है, बस होता है कि हमें अपना वो मैनेज करना होता है समय। यदि हम समय को पूरी तरह से सदुपयोग करें। ये सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि मतलब एक तो जॉब हो गई, दूसरी परिवार हो गया, इसमें इसी बीच में आप टाइम कैसे निकालते थे? बड़े टिपिकल हो जाता है। जी हाँ। लेकिन ना मैम कुछ भी टिपिकल नहीं लगता था, बहुत स्मूथली मेरा चलता था। मैं देखिए कभी कभी रात में उठ के कविताएं लिखती थी, कभी लेख लिखती थी, और दिन में वो करती थी, पेंटिंग करती थी। समय का तो मुझे पता ही नहीं चलता था, और क्या है ना थकान होती थी। और मतलब लिखने का भी शौक है आपको? लिखने का शौक है, पेंटिंग का शौक है, हॉबी बहुत सारी हैं हर बच्चे में। मैं स्कूल में भी बच्चों को यही समझाती थी कि देखो बेटा, ये आपकी अनमोल धरोहर है जो आपके अंदर हॉबी है, तो आप कभी भी किसी को एक्सक्यूज मत लेना कि हमारे पास समय की कमी है तो अब हमने ये हॉबी छोड़ दी। कभी वो समय की कमी को बच्चों और आपके हस्बैंड ने नहीं मतलब एक क्या कहते हैं लड़ाई का? नहीं मैम,
कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने हर चीज को इतनी अच्छी तरह मैनेज की है कि किसी को कभी कोई शिकायत नहीं रही, शिकायत का बर्बाद मौका नहीं नहीं की। था। अच्छा। और बल्कि ये रहा कि आज मेरे बच्चे ने भी उस बात को सीखा है। मेरी बहू भी इतनी अच्छी है कि शायद लड़कियां भी नहीं होती जितनी केयरिंग वो है, और मेरे काम में पूरी तरह से सहयोग देते हैं बच्चे भी। तो उनको ये पता है किस तरह से हमें काम को आगे बढ़ाना है ना। तो और स्कूल के बच्चे भी बहुत सारे आज तक मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे सलाह मशवरा लेते हैं हर तरह की। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे भी इस योग्य समझते हैं हमें। तो मैम एक चीज और आप बता रहे हो, हम देखते जा रहे हैं कि मैम भी गुणों की खान है। तो मतलब महिलाओं को कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए हम मैम से पूछते हैं कि मैम को लिखने का भी शौक है, तो लिखने में मैम ज़्यादातर आपकी पोइट्री या मैगजीन्स या किस तरह के लेख होंगे? मैं मोस्टली जो लिखती हूँ, देखिए मेरे अंदर ये है ना, मैं जाति पात को महत्व देती हूँ, किसी को भी नहीं, धर्म में किसी को भी नहीं, मैं संभाव से लिखती हूँ। और सामाजिक कोई भी ऐसी घटना हो जो मेरे दिल को छूती है तो मैं उन्हें शब्दों में व्यक्त करती हूँ। जैसे सुशांत राजपूत जी की वो घटना थी, तो मैंने ये लिखा कि वो स्वयं तो मर गए, जो कुछ भी वो हुआ उनके साथ घटना हुई या कुछ वो हुआ, लेकिन इंसान को इतना कायर नहीं होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप, अपने से जुड़े लोगों की भावनाओं को ना समझें और अपनी जान को हथेली पे रख के इस तरह से चले जाएं, सबको दुखी करके ना। हमें केवल अपने लिए नहीं जीना है। देखिए हम इस संसार में मानव योनि में आए हैं, तो हम इसलिए आए कि अधिक से अधिक परिवार में, समाज को खुशियाँ बांटे। ये तो मैम आपने बड़ी बहुत अच्छी बात कही ना। ये तो सुशांत राजपूत जी थे, चलो इन्हें तो पूरा देश जानता था, लेकिन अभी इस समय देख रहे हो आप, थोड़े से में ही हमारे युवा बड़े कमजोर हो जाते हैं, महिलाएं कमजोर हो जाती हैं, पारिवारिक लड़ाइयों से एकदम जहर खाना। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि मतलब ये आत्महत्या एक मानव जीवन में बड़ा मुश्किल से मिलता है जी। अगला तो कोई पता नहीं है कि क्या होगा। तो अच्छा, इसके बीच एक ये भाव, आप ये भी भाव डालते हो अपने लिए, मतलब जो लिखते हैं आप, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये इस तरह की कायरता करते हैं? देखिए कभी भी हमको अवसाद के घेर में नहीं घिरना चाहिए। कौन व्यक्ति ऐसा जिसके जीवन में सुख और दुख नहीं है ना। हम लोग तो व्यक्ति हैं, इंसान हैं। इवन ईश्वर के, प्रभु के चरित्र को भी हम देखें, उनके जीवन में भी सुख और दुख है ना। तो हमें क्या है, और हर घड़ी बीत जाती है, चाहे वो सुख की हो चाहे दुख की हो, तो हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना। यदि हम प्रभु पर अटल विश्वास रखें तो वो हमारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। मैं तो ये जानती हूँ कि कठिन से कठिन परिस्थिति को भी हम प्रभु पे विश्वास करके पार कर सकते हैं। कैसी कैसी घटनाएं ऐसी हर किसी के जीवन में। दूसरी बात क्या है कि हर बच्चा, हर इंसान आजकल ये सोचता है, दूसरे से कंपेयर करता है और उसमें वो ज्यादा अवसाद में घिर जाता है कि उसके पास तो ये सब कुछ है, हालांकि वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा है, उसके पास ये सब। तो हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हमें लग्जरीज लाइफ जो हम देख रहे हैं आजकल, कुछ वो नहीं है। हर कुछ चीज जो है वो क्या है, अमिट तो है नहीं, कुछ चीज सब कुछ चली जानी है एक दिन। तो हमें क्या, निरंतर आगे बढ़ना, सबका उपभोग करना है। ऐसी बात नहीं है कि जोड़ते रहो, उपभोग भी नहीं करो, उपभोग करो। ऐसी क्या, परिवार में शुद्ध धन आना चाहिए। इसको मैं बहुत महत्व देती हूँ। ईमानदारी का, लगन से जो आपने कमाए उसमें बरकत अवश्य होती है। और यदि हम दूसरों को देख के, तो सारा समय तो यूं ही नष्ट हो जाएगा, फिर आप गेन क्या कर पाएंगे, है ना। तो हमको गेन करना है। इस जीवन में आए हम दूसरों की क्या बने, एक दूसरों के लिए उदाहरण बने। इस तरह का व्यक्तित्व तो हमको अपना निखारना चाहिए कि हम दूसरे लोग जो हैं हमको फॉलो करें। हम तो अपनों से बड़ों को फॉलो करें ही। हमारे जीवन में जरूर कोई ना कोई आदर्श होना चाहिए। मेरे आदर्श जो हैं मदर टेरेसा हैं, गौतम बुद्ध हैं, कई लोगों की जीवनी पढ़ी है। श्री रामचंद्र जो हैं, उनकी मर्यादा जो है वो मेरे जीवन में बहुत अधिक प्रभावित करती है, मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया। आज देखिए, आज की प्रासंगिक जो है, लोग कृष्ण राधा से बहुत अधिक प्रभावित हैं और उसकी आड़ में बहुत गलत अपने संबंध बनाते हैं। लेकिन आजकल राम और सीता से प्रभावित लोग सुनने तक ही हैं, है ना। अपनी उस मर्यादा को कायम नहीं करते हैं। भाई सीता की तरह त्याग भी तो करो, है ना। राम की तरह चरित्र को भी तो महान बनाओ। तो मैं तो इस तरह का वो समझती हूँ कि इंसान को कुछ आदर्शों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी इंसान का जीवन सार्थक है।
तो मैम हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि मैम के अंदर इतनी खूबियाँ, लेकिन अभी एक खूबी और के बारे में पूछेंगे हम मैम से। मैम ये सब तो हमने, एक आपने बोला कि मैं बड़े मतलब बैलेंस से चलती हूँ अपनी लाइफ में, हमने मतलब इतना बैलेंस बैठाया हुआ है, लेकिन अब आपने एक आपके अंदर एक खूबी और हम देख रहे हैं, आपने ये जो एक प्रोडक्ट जो खुद की स्वयं बनाई हुई चीज़ों के, इसके लिए भी एक संस्था बनाई आपने, तो उसके लिए भी एक समय निकालना हुआ। जी हाँ जी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं जब रिटायर हो गई थी तो कुछ समय तो मैंने अपने परिवार को पूरी तरह से व्यवस्थित करने में लगाया। मेरी नई नई बहू आई थी, उसके स्वागत के लिए मैंने दिल से स्वागत किया उसका, उसको स्वीकारा। उसके बाद हम लोगों ने अचानक ही प्रोग्राम बनाया कि चलो कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी स्टाफ में हमेशा तारीफ होती थी, कुकिंग की, अचार की, उस सब की। और एक दिन अचानक ही हमारी बुआ जी का फोन आया, उन्होंने कहा बेटा तुम अचार बहुत अच्छा बनाती हो, जब भी मिलो तुम मेरे लिए अचार जरूर लाना। बस उस दिन एक मन में भाव जागृत हुआ कि चलो अचार का ही काम शुरू किया जाए। और अचार का काम जब हमने शुरू किया तो स्टार्टिंग में 60 किलो लाल मिर्च का अचार डाला, और हम जब मार्केट में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बना के लाए तो लोगों ने बहुत अधिक उसको सराहा, तो एक प्रोत्साहन मिलता गया। फिर हमने लेडीज लगाई, इस समय मेरे पास 6-7 लेडीज हैं जिनको मैंने मतलब रोजगार दिया हुआ है, अब वो बड़ी मतलब खुशी खुशी ये कार्य को करती हैं। तो केवल मैं उनसे धुलाई कटाई छटवाई करवाती हूँ, बाकी डालती नहीं हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि मेलों का हमें पता चला तो हमने मेलों में लगाना शुरू किया। मेलों से हमें बहुत अधिक उत्साह भी मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पहाड़ों में मुझसे आके मेलों का जब पता चला तो मेलों में हमने लगाना शुरू किया अपनी स्टॉल, वहाँ पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर मार्केट में गया हमारा अचार, तो बड़े बड़े मॉल में पहाड़ों में रानीखेत, अल्मोड़ा, मुंशियारी, धारचूला, पिथौरागढ़ तक पहुंचा, और वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैं हर महिला से ये कहना चाहूँगी कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर ना पड़े ना। जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे वो हैं जिसको हम पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैम ये रजिस्टर्ड भी कराई फिर आपने संस्था? हाँ, ये मैंने, क्या नाम दिया आपने उनका? ये देवभूमि पिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स के नाम से मेरी रजिस्टर्ड है। और इसमें क्या है कि महिलाओं को रोजगार तो मिला ही मिला, दूसरी बात जो महिलाएं मेरे से जुड़ती हैं मैं उनके अंदर इतनी अधिक आत्मशक्ति भी पैदा कर देती हूँ कि वो भी बहुत अधिक प्रोत्साहित होती है किसी भी काम को करने। तो मैम ये पिकल्स के अलावा और क्या चीजें बनाते हो आप अपनी स्वयं की? स्वयं की लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू किस चीज? जैसे बेसन के लड्डू हैं, सेमे हैं, मठरी हैं ना, इस समय शक्कर पारे हैं, और घुघुती के टाइम पे घुघुती बनाए थे। अच्छा, वो भी बना के आप मतलब लोगों को कराते हैं। और कई चीजें जो भी दिमाग में आता है, जितना टाइम मिल पाता है उस तरह से मैं आगे इसको बढ़ाती जा रही हूँ। और हमारे उसमें शुद्ध मसाले हैं। हाँ जी, हाँ, आप ये भी जिक्र करा था कि आप उसमें एक तो सेंधा नमक का यूज करते हैं सारे। मैं जो है तेल जो है प्योर तेल, मेरा ये है कि क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। यदि मार्केट बनानी है तो सुपर क्वालिटी का तेल यूज करना है। सौंफ है, लोग क्या करते हैं मसालों को यूं ही यूज कर लेते हैं, हम पहले धोते हैं, साफ करते हैं, छानते हैं, फिर उसके बाद उसको भून के तब डाला जाता है ना। तो उसमें एक जो सौंधी सौंधी सी खुशबू घर के अचार की आती है वो लोग बहुत पसंद करते हैं। और नमक के यूज में हम सेंधा नमक यूज करते हैं जो किसी को भी नुकसान नहीं करता। तो मैम फिर इतना समय लगता है तो आपके फिर प्राइस क्या है, रीजनेबल है या थोड़े से ज्यादा है बाजार के? देखिए, यदि हम गूगल और अमेजोन वगैरह पे देखें तो हैंडमेड पिकल्स के जो प्राइस हैं उनसे हमने बहुत कम प्राइस रखे हैं। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि प्राइस ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं, शुद्ध चीज के लिए कुछ तो वो करना पड़ेगा जी। मतलब 1-आधा रुपये का ही फर्क है, ज्यादा वो नहीं है। बल्कि हमने तो ये देखा है जो लोग खुले अचार बेचते हैं उससे भी कुछ अचार में हमारे प्राइस कम है। मैं अभी एक मेला लगा था, हमने उसमें जाके अचार में इतनी स्मेल मार रहा था, पता नहीं क्या मिलाते, क्या चीज मिलाते हैं ऐसी। एक्चुअली क्या है मैम, वो लोग वो प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, हम लोग प्रिजर्वेटिव बिल्कुल नहीं मिलाते हैं। उससे ज्यादा लंबे समय तक उसमें मैम क्या है, वो लोग मस्टर्ड ऑयल का यूज नहीं करते हैं ना। हमारा तेल जो है प्योर सरसों का तेल है, और हम खूब धूप दिखाते हैं। धूप दिखाने की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर नहीं होता है, तो हमको प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं होती है। वो लोग क्या करते हैं, उनका
मार्जिन वो एकदम से बहुत अधिक कमाना चाहते हैं, तो प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, बहुत टाइम तक रखते हैं, फिर बाद में उसमें स्मेल आने लगती है। और कोई कोई तो प्रिजर्वेटिव एक तरह से नमक भी होता है, तो नमक डालते हैं तो इतना अधिक डाल देते हैं कि वो खाने बहुत योग्य तेज नहीं होता रहता है। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर किसी की लोगों की यही वो रहती कि मैम आपके उसमें सब कुछ परफेक्ट है, तो बड़ी खुशी होती है जब लोगों से इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। आपका अचार हम भी यूज करेंगे। जी, तो मैम इसमें आपने जो बोल रहे हैं कि आपने 4-5 महिलाओं को स्वरोजगार भी दिया हुआ है, तो वो महिलाएं अपना समय निकाल के आपको देती हैं जी। आप उन्हें अच्छा खासा पे करते होंगे, जी। तो पूरे साल ही रहता वर्क? मैं ना बरसात के टाइम पे अचार का के और काम करती हूँ। जैसे उसमें है कि कचौड़ी मसाला है, उसमें मस्टर्ड की कोई वो नहीं होती है, रायता मसाला है, या पीसी लूण के डिब्बियाँ बनती हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह का जो मस्टर्ड वाला काम है अचार का, वो बरसात के टाइम पे थोड़ा जैसे जिसमें धूप वगैरह के खाने की जरूरत नहीं है। जी। ये तो देखिए मैम बहुत ही गुणवान है, मेरे को लगता है अगर सर भी ऐसी पत्नी चाहे तो मतलब बहुत तारीफ करते होंगे। तो मैम हम चाहते हैं कि समाचार सच की तरह को भी आप एक संदेश दें कि उन महिलाओं के लिए जो देखिए इतने बिजी लाइफ से भी अपना समय निकालती हैं और उस घर को भी सुव्यवस्थित रखती हैं और बाहर भी सुव्यवस्थित रहते हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को एक संदेश देती हैं। सबसे पहले तो मैं समाचार सच का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वास्तव में आप ऐसे लोगों को मंच दे करके समाज को प्रोत्साहित कर रहे हैं, समाज की महिलाएं कुछ सीखेंगी ना। दूसरी बात यह है कि मैं हर महिला से ये कहना चाहूँगी कि दिल को कमज़ोर न करके निरंतर आगे बढ़ती रहें, कुछ न कुछ मार्ग को पकड़ें, और मैं हमेशा तैयार हूँ किसी भी महिला का साथ देने के लिए। वो मुझसे जुड़े, कुछ सीखे, अपना रोजगार करे, उसमें भी मैं पूरा सहयोग करूँगी, या मेरे साथ जुड़े। लेकिन बस केवल एक बात ये है कि कायरता को अपने दिल में कभी ना लाने दें। बहुत खूब बहुत खूब। ये थी हमारी मैम जिन्होंने अपने बारे में बताया। और देखिए इतनी व्यस्तता में रहते हुए भी देखिए मैम के चेहरे में हंसी है, और हम भी चाहते हैं कि महिलाओं को बिल्कुल हारना नहीं चाहिए। मैम ने एक सब्जेक्ट और बताया था कि कायर नहीं बनना है हमें अपने लाइफ में, और इसी तरह ज़िंदगी जीना है। देखिए जीवन जीने का नाम है, ना कि आत्महत्या करना कोई एक सोल्यूशन नहीं होता है। सुख दुख तो सबके जीवन में होता है। हाँ जी अर्जिता मैम, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कोई यादगार पल होते हैं, अच्छे कहो या बुरे कहो, ऐसा होता है जो दिल को छूते हैं और कभी भूले भी नहीं जाते। कोई आपके साथ ऐसी घटना? देखिए एक बार क्या हुआ था, जब मैंने 12th किया ही था, रिजल्ट भी नहीं आया था, मैं मार्केट में थी और निर्मला कॉन्वेंट की वाइस प्रिंसिपल मार्केट में थी, इंदिरा जोशी मैम। तो वो शायद मुझसे परिचित थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में आए दिन मेरी पेंटिंग्स छपती थी, आर्टिकल्स छपते थे। तो उन्होंने कहा आर यू अर्जिता? तो मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा कि क्या आप जॉब करेंगी? तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि 12th पास और जॉब। तो उन्होंने कहा निर्मला कॉन्वेंट में ड्राइंग की आवश्यकता है, ड्राइंग टीचर की, तो आप आइएगा। मैंने कहा मैम मेरी तो 12th ही हुआ है, अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ। कहने लगे नहीं आप आके देखिएगा। तो हम घर में बहाना करके किसी तरह से पहले मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा कहाँ 12th पास को GGIC की पढ़ी 12th पास को और निर्मला कॉन्वेंट में जॉब, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। हमने कहा नहीं मम्मी जाते हैं, एक काम है। तो मम्मी कहने लगी अच्छा जाओ। जब वहाँ गए तो पियोन जोशी जी आए, तो वो आर्मी रिटायर्ड थे, वो भी इंग्लिश में बोले यस व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू मीट सिस्टर प्रिंसिपल। मैंने कहा मुझे सिस्टर प्रिंसिपल से मिलना है। खैर उन्होंने मिलवाया, हम वहाँ गए और उनसे जाके पूछा, उनको पेश किया, उन्होंने सीट ऑफर की और हमने बताया कि सिस्टर ऐसा ऐसा सुना है, तो क्या आपकी ड्राइंग टीचर की आवश्यकता है? उन्होंने ऊपर से नीचे तक हमें देखा कि बिल्कुल स्टूडेंट जैसे। तो कहने लगे कैन यू ड्रॉ दिस पिक्चर? उन्होंने एक पिक्चर दिखाई हमें और कहा कि ये आप बना सकते हैं। हमने कहा ये सिस्टर। उन्होंने हमें दी मदर मैरी की फोटो और हमने ड्रॉ की, और तुरंत उन्होंने कहा आप 8 जुलाई को आइए, और आपको अपॉइंट कर लिए गए और आप बोलिए। तो वो क्षण मेरा ऐसा अविस्मरणीय क्षण था कि जब लोग
उसकी रोजगार की उसने खोज में इधर उधर वो करते हैं और मुझे घर बैठे ऐसा रोजगार तो मिला। इस सब में कितना वर्ष हो गया आपको इस बात के लिए? इस बात के लिए तो मैम ये है 81 की बात। 81 की, इतना हाँ, समय हो गया। इतना देखिए समय। अभी तक आपको याद है वो जी, पल है। जी, जी। हाँ जी, ये तो बात आप सही कह रहे हो कि लोग चप्पलें घिस जाती हैं लोगों की, तब जॉब नहीं मिलती है। और आपको खुद और वो जॉब भी मिले। मार्केट में, ये भी नहीं कि मार्केट किसी ने में, घर जी, में जी। कॉल किया कुछ। और मैम उसके साथ साथ फिर मैं लगातार अपनी पढ़ाई में थी। मैंने प्राइवेट बीए किया, फिर एमए किया, फिर डबल एमए किया। फिर जब मैं बीएड करने के लिए गई विदाउट पे लीव लेके, तब भी प्रिंसिपल का लेटर आ गया था कि उसके बीएड करने के बाद तुम यहीं आओगी। तो बड़ी खुशी होती है ऐसी जब कोई कहीं से हमें इतना प्यार, इतना अपनत्व मिलता है। और उसके बाद फिर मैंने उसके साथ साथ मैंने बॉम्बे ड्राइंग, लंदन ड्राइंग डिप्लोमा किया और पीएचडी की। पढ़ाई लगातार जारी जी, रखी। जी। तो अर्जिता मैम, हमें ये भी बातों में ये भी पता चला कि आपको कविताओं का भी शौक है। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप 4 लाइन बोल के सुना दीजिए। जरूर, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने शब्दों को अपने गुरुजन तक पहुंचाऊंगी। उनके लिए जो 4 पंक्तियां मैं बोलना चाह रही हूँ। मैंने गुरु रूप में साक्षात प्रभु को पाया है, अपनी हर उपलब्धि में उन्हीं को ही ध्याया है। यदि हूँ जीवन में पूर्ण रूपेण संतुष्ट, तो यह संस्कार उन्होंने ही जगाया है। बहुत खूब मैम। तो देखिए अभी भी अपने गुरुजनों का इतना मतलब अभी भी हमने यादगार बना रखा है मैम ने, और इसी तरह सभी को याद रखना चाहिए। हालांकि पहले हमारी पहली पाठशाला ही हमारे गुरु हैं, तो इसी तरह हमारी पहाड़ की मजबूत महिलाओं को देखिए किस तरह मजबूत उन्होंने बना रखा है। तो आप अगर हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे समाचार सच को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।